सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियो मैं आप तक पहुंचाता हूं उसमें कवर किए गए टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि जिस टॉपिक पर आपने मेरे साथ मेहनत किया है, जिस टॉपिक को आपने कहीं से भी पढ़ा है, उससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, आप उनको सॉल्व करने की कंडीशन में हैं या नहीं, कहां कहां सुधार की गुंजाइश है, इन सभी चीजों का आप समाधान इस प्रोग्राम के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए आज फिर हम बात करते हैं अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर। मैं कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न जो आपके लिए है वह है इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन, जिसको शॉर्ट में ENMOD के नाम से जानते हैं, तो इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह संधि 1978 में लागू हुई। दूसरा कथन, इस संधि के माध्यम से मौसम में सैन्य बदलाव को अस्वीकार किया गया। तीसरा कथन, यह क्लाउड सीडिंग के सैन्य उपयोग को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अनुमति प्रदान करता है। अब आपको यह बताना है कि उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन या कथनों का कूट कौन सा है, किसका आप चयन करेंगे। कूट बाद में देख लीजिएगा, पहले कथनों पर आप विचार कर लीजिए और यह डिसाइड कर लीजिए कि आखिर कौन से कथन सही है, कौन से गलत है। एक एक करके कथनों पर विचार करते हैं। आई होप आप विचार कर चुके होंगे और इतने देर में आपने डिसाइड कर लिया होगा कि कौन सा कथन सही है कि नहीं। पहला जो कथन है कि यह संधि मतलब इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन जो जिनेवा में हुआ था, इसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि यह 1978 में लागू हुई। बिल्कुल बात सही। दूसरा कथन, इस संधि के माध्यम से मौसम में सैन्य बदलाव को अस्वीकार किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यह इस वजह से सही है क्योंकि इसमें देखिए शब्द क्या है, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन। इसका मतलब है कि आप इन्वायरमेंट में कोई ऐसा मॉडिफिकेशन ना कर दें जिसका निगेटिव इंपैक्ट लार्ज स्केल पर पड़े या लंबे समय तक उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ सके। इसीलिए कहा गया है कि ठीक है, हम सब लोग इन्वायरमेंट को यूज जरूर करेंगे चूंकि हम उसमें रहते हैं, लेकिन इसका मॉडिफिकेशन इस रूप में ना करेंगे कि जिससे हमारे लिए घातक हो जाए। दूसरा कथन भी इस तरह से ठीक हुआ। तीसरा जो कथन है कि यह क्लाउड सीडिंग के सैन्य उपयोग को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अनुमति प्रदान करती है, यह गलत है। अर्थात ये जो क्लाउड सीडिंग है, क्लाउड सीडिंग को क्या करता है, बिल्कुल अस्वीकार करता है सैन्य उपयोग। क्लाउड सीडिंग में आप कर सकते हैं, कहीं वर्षा करवा सकते हैं, कहीं सूखा है तो आप वहां पर वर्षा करवा सकते हैं, कहीं पर अगर जो है कि स्मोक की कंडीशन है तो आप वर्षा करवा के जो वायु प्रदूषण है, धूल का प्रदूषण है, उसको आप कम कर सकते हैं। अर्थात इसका उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन क्लाउड सीडिंग का आप सैन्य उपयोग नहीं कर सकते, यह जो है कि कहा गया है। और इसमें क्या लिखा है कि अनुमति प्रदान है, जी बिल्कुल भी अनुमति प्रदान नहीं की गई। तो इस तरह से हमें क्या पता चला, जो कथन तीसरा है यह गलत है और हमें क्या करना था, असत्य कथन का विकल्प का चयन करना था। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, केवल 3। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है काफी इंटरेस्टिंग है, ये आपके लिए काफी इजी भी होगा। ऑपरेशन पोपोए का संबंध निम्न में से किससे है। आपको बताना है कि ऑपरेशन पोपोए का संबंध किससे। पहला, अफगानिस्तान में अमेरिकी अटैक। दूसरा, भूमध्य सागर में तुर्की और ग्रीस का हालिया विवाद। तीसरा, साइबर अटैक। चौथा, क्लाउड सीडिंग। जिन लोगों ने मेरे वीडियो को फॉलो अप किया होगा उनके लिए काफ़ी इजी है और मैंने बताया था कि पूरा घटनाक्रम क्या था। तो अगर आप डिसाइड कर चुके होंगे ऑपरेशन पोपोए, तो आपका सही जो आंसर है वह होगा डी। अब हुआ क्या था, इसकी व्याख्या मैं करता हूँ। देखिए हुआ क्या था, 1967 से लेकर 1972 में वियतनाम और अमेरिका का वॉर चला था। इसी वॉर में क्या हो रहा था, अमेरिका वियतनाम से कई जो है कि जगहों पर जो है कि हार का सामना कर रहा था। हार का सामना इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जंगली क्षेत्र था, वहां पर जो है कि दलदली क्षेत्र था, तो वहां पर अमेरिकी सेना की पहुंच नहीं हो पा रही थी। और जो वियतनाम के लड़ाके थे वह क्या कर रहे थे, गोरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे। तो अमेरिका के लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए
कि इनके लिए जो कंडीशन है उसको एडवर्स कर दिया जाए, विपरीत करें। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, क्लाउड सीडिंग करवाते हैं और क्लाउड सीडिंग करवा के वर्षा अधिक कर देते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में क्या हो, दलदल हो जाए, पूरे क्षेत्र में क्या हो, इनका जो आवागमन है प्रभावित हो जाए। इनके लिए जो सप्लाई चेन अर्थात जो गोरिल्ला लड़ाके थे वियतनाम, उत्तरी वियतनाम के, उनको क्या हो जाए कि जो भी सैन्य आपूर्ति मिल रही कहीं से भी वो बाधित होता है। स्वाभाविक है, जो जंगली क्षेत्र है, घाटी वाला क्षेत्र है, उसमें ज्यादा वर्षा होगी तो ये कंडीशन हो सकती थी और इसी के कारण ऑपरेशन पोपोए के तहत उन्होंने क्या करवाया था, क्लाउड सीडिंग का सहारा लिया था। और जब क्लाउड सीडिंग का ये सहारा लिया तो ये क्या था, क्लाउड सीडिंग का सैन्य उपयोग था। और इसी को गंभीरता को देखते हुए यह जो आपको मैंने कन्वेंशन बताया, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन, इसको लाया गया। तो इस तरह से यह जो आपका दूसरा जो प्रश्न है यह पहले प्रश्न से जुड़ा हुआ है और इसका सही आंसर होगा डी, क्लाउड सीडिंग। आई होप आपने इसी को ऑप्ट किया होगा। मैंने आपको बताया था कि आखिर ये क्यों अभी चर्चा में बना हुआ। तीसरा प्रश्न जो है, चीन के वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम के संदर्भ में असत्य कथन का अब आपको चयन करना है। पहला ऑप्शन, यह प्रोग्राम 2025 तक अस्तित्व में आ सकता है। दूसरा जो है कि ऑप्शन जो है, यह प्रोग्राम भारत के 1.5 गुना चीनी क्षेत्रफल के लिए होगा। तीसरा ऑप्शन, इसे चीन ने विशिष्ट तौर पर संघाई के मौसम को नियंत्रित करने के लिए विकसित किया है। डी ऑप्शन, इससे चीन के सीमा से लगे देशों के मौसम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब अगर आपने चीन के वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम के संदर्भ में पढ़ा होगा, उसको एनालिसिस किया होगा, तो काफी इजी प्रश्न है और इसमें जो असत्य कथन है वो काफी जो है कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। फिर भी एक एक करके विचार कर लेते हैं। जैसा ये लिखा है कि यह प्रोग्राम 2025 तक अस्तित्व में आ सकता है, बिल्कुल सही है। लंबे समय से चीन क्या कर रहा है, वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम पर काम कर रहा है और 2025 तक यह जो है कि अब बिल्कुल अस्तित्व में आ सकता है और इसका यूज वह करना प्रारंभ कर सकता है। जब यह प्रोग्राम अस्तित्व में आ जाएगा तो इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह भारत के लगभग 1.5 गुना अर्थात 5.5 मिलियन जो है कि वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करेगा, तो जो कि भारत के क्षेत्रफल से लगभग 1.5 गुने क्षेत्र को कवर करेगा, बिल्कुल सही है। तीसरा जो ऑप्शन ये गलत है, इसमें लिखा है इसे चीन ने विशिष्ट तौर पर संघाई के मौसम को नहीं, ऐसा नहीं है। चीन का उद्देश्य है कि इस वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम के माध्यम से वह क्या करे, वायुमंडल, वह जो है कि इन्वायरमेंट को जो है कि कंट्रोल करे और जब जैसा चाहे वर्षा करवाना हो या जो है कि स्मोक की कंडीशन समाप्त करना हो तो करवा सके। इवन ये बर्फबारी भी करवा सकता है इसके माध्यम से। तो इस तरह से यह जो केवल लिखा है कि संघाई के लिए स्पेसिफिक इसको विकसित किया गया, गलत है। और बाकी जो डी है कि स्वाभाविक है कि चीन क्या करेगा, अगर अपने पर्यावरण को, अपने यहाँ की हवाओं को, अपने यहाँ की वर्षा को कंट्रोल करेगा तो वही हवाएं तो दूसरे क्षेत्र में जाकर वर्षा करवाती हैं। हवाओं में जब आर्द्रता रहती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वर्षा करवाती है। आप सोचिए, आप क्या हो कि चीन से आने वाली हवाओं में जो नमी है उसका वो यूज कर ले तो क्या उसके सीमा से लगे अन्य जो देश है वहां पर वर्षा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन हवाओं से पहले ही वर्षा करवा ली गई है। तो इस तरह से डी जो है कि निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा सीमा से लगे देशों, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन क्या है, गलत है। और ये जो तीनों प्रश्न थे इसको मैंने इसीलिए जिक्र किया था जब मैंने आपको चीन का वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम बताया था। तो मैंने बताया था कि कैसे क्लाउड सीडिंग का सहारा लेकर आने वाले समय में चाइना ऐसा करेगा और यह कहा यह भी जा रहा है कि चाइना इसका सैन्य उपयोग भी कर सकता है, जैसा ऑपरेशन पोपोए के तहत किया गया था। और चूंकि अगर चीन ऐसा करता है तो क्या करेगा, जो पहला हमने बताया था कि इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन जो कन्वेंशन है उसका भी यह उल्लंघन होगा। इसी के कारण जो है कि वैश्विक चिंता इस प्रोग्राम के संदर्भ में बनी हुई है। आई होप ये तीनों प्रश्नों को आपने बिल्कुल सही ऑप्ट किया होगा। यह मेरे एक वीडियो से संबंधित है। आगे भी बढ़ते हैं। उस प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है, क्लाउड सीडिंग में सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है? अब ये जितने नाम लिखे हैं ABCD सबका उपयोग होता है, लेकिन आपको यह बताना है कि मात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वाधिक प्रयोग किसका किया जाता है। पहला ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा है कैल्शियम कार्बाइड, तीसरा है अमोनियम नाइट्रेट। अब आपने अगर जो है कि क्लाउड सीडिंग को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये आपके लिए काफी इजी था। देखते ही तुरंत आपने आंसर क्या कर दिया होगा, ऑप्ट कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है सिल्वर आयोडाइड, अर्थात विकल्प क्या होगा, ए आपका सही होगा। और यही क्या है इसका आंसर। ज्यादा इस पर व्याख्या नहीं करेंगे चूंकि क्लाउड सीडिंग से आप परिचित हैं। और इसको और मैं व्याख्या कर दूं थोड़ा सा, तो क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या है कि वायुमंडल में जो नमी है वह इतनी नहीं है कि वो वर्षा कर सके, लेकिन क्या करते हैं
यहाँ आप कुछ आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीकों से अगर वर्षा करवाते हैं तो इसको क्या किया, आपने बादलों में बीज को बोया जिससे वो वर्षा कर सकते हैं, इसी को कहते हैं क्लाउड सीडिंग। और क्लाउड सीडिंग के लिए क्या करते हैं हम, सिल्वर आयोडाइड का जो क्रिस्टल होते हैं उनको जो है कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या जो गुब्बारों के माध्यम से उसको छिड़कते हैं, और ये जो ठंडे क्रिस्टल होते हैं वो वायुमंडल के टेम्परेचर को कम करके वहाँ की जो नमी है उसको जो है कि बूंद में कन्वर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले ट्रेंड के प्रश्न की ओर, और वह है राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह नीति वर्ष 2018 में लाई गई थी। कथन दूसरा, इसके द्वारा दूरसंचार आयोग का नाम बदलकर डिजिटल संचार आयोग कर दिया गया। तीसरा कथन, इसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को 50 एमबीपीएस की गति वाली सार्वभौमिक कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। अब आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं और उसी के कूट का चयन कर लेना। पहले कथनों पर विचार कर लीजिए, फिर आपके लिए क्या होगा, कूट का चयन करना इजी हो जाएगा। तो एक एक करके अगर आप इसको देखें तो पहला कथन कि यह नीति वर्ष 2018 में लाई गई थी, यह बिल्कुल सही है। वहीं जो दूसरा कथन है कि इसके द्वारा दूरसंचार आयोग का नाम बदलकर डिजिटल संचार आयोग कर दिया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। उद्देश्य यह था कि जो दूरसंचार है उसमें अब डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए, इसी के कारण उसका नाम ही बदल कर रख दिया गया डिजिटल संचार आयोग। और उसके बाद यह है कि यह जो राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति जो कि 2018 में लाई गई थी, इसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को 50 एमबीपीएस की गति वाली जो सार्वभौमिक कनेक्टिविटी है, जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, वह प्रदान की जाए। ये तीनों ही कथन क्या है, सही है। और हमें क्या करना है, उपरोक्त में से सत्य कथन का कूट का चयन करना है। तो अगर आपने भी सभी से कथन सही माने, आंसर क्या होगा, ए होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और वह है अगला प्रश्न, पीएम वाणी योजना के संदर्भ में आपको असत्य कथन का चयन करना है। और चारों कथन आपके जो है कि स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, आप उस पर से डिसाइड कर लेते हैं। फिर भी एक एक करके हम कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन सुनिए, पहला है कि पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दूसरा, इसके लिए पब्लिक डेटा ऑफिस का निर्माण कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तीसरा, पीडीओ को पीडीओ एग्रीगेटर के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। डी, पब्लिक डेटा एग्रीगेटर को 7 दिन के अंदर लाइसेंस मिल जाएगा। अब आपको यह बताना है कि जो ए बी सी डी कथन लिखे गए हैं, इसमें से असत्य कथन कौन सा है। अगर आपने पीएम वाणी योजना को पढ़ा होगा तो काफी इजी है। देखिए होता क्या है कि जब हमारा किसी टॉपिक पे पकड़ अच्छी होती है तो उससे कैसे भी प्रश्न बना लिए जाएं वो क्या होते हैं, इजी होते हैं। जैसे अगर किसी ने पीएम वाणी योजना को नहीं पढ़ा हुआ, उसको ये प्रश्न दे देंगे तो उसको लगेगा क्या है ना, बवाल टाइप का लगेगा, कठिन लगेगा काफी। लेकिन जिसने पढ़ा है उसके लिए काफी इजी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी मिस्टेक की गई है जिसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा, हम अब इसकी व्याख्या करते हैं। तो सही बात है, पहला जो है ये विकल्प जो है कि पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसी का नाम है पीएम वाणी योजना। दूसरा, इसके लिए पब्लिक डेटा ऑफिस का निर्माण कोई भी व्यक्ति में कर सकता है, बिल्कुल सही है। अगर आप कोई व्यक्ति चाय की दुकान लगाता है, पान की दुकान लगाता है, जनरल स्टोर लगाता है, इवन व्यक्ति अपने घर में भी चाहे तो जैसे हम लोग पीसीओ खोल लेते थे, ठीक इसी तरह से पब्लिक डेटा ऑफिस खोल सकता है, बिल्कुल सही। और इसके लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। और जबकि इसमें क्या लिखा है, सी विकल्प में, पीडीओ अर्थात पब्लिक डेटा ऑफिस को पीडीओ एग्रीगेटर के पास रजिस्ट्रेशन करवाओ, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। जैसे आप क्या करते हैं, मोबाइल में आपकी जो डेटा है, ठीक इसी डेटा को आप वाईफाई के माध्यम से अगर किसी को दे देते हैं तो भी क्या है, पीडीओ की तरह कार्य करेगा, कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है पीडीओ एग्रीगेटर के पास। तो इस तरह से सी विकल्प गलत है। डी जो है कि पब्लिक डेटा एग्रीगेटर को 7 दिन के अंदर लाइसेंस मिल जाएगा, ये बिल्कुल सही है। और रजिस्ट्रेशन जैसे ही वो करेगा उसका लाइसेंस मान लिया जाएगा। और मैं यहाँ पर जो पीडीओ है या पीडीओस हैं या जो एग्रीगेटर है उनका क्या प्रोसेस, उसकी पूरी व्याख्या नहीं करूंगा। आप जितने भी प्रश्न हैं सब पर क्या है, वीडियो बने हुए हैं, डिटेल वीडियो बने हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो इसलिए हमें चुनना था क्या है, गलत विकल्प। और हमने बताया कि जो पीडीओ है अर्थात जो कहीं भी खोल सकते हैं, उनको किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। जबकि सी में लिखा है कि रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की बात की गई, ये गलत है।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है और एक एक करके तीनों कथन आपके स्क्रीन पर हैं। पहला कथन, 57 देशों एवं यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण संबंधी उपायों का मूल्यांकन यह सूचकांक करता है। यह देश विश्व के 90% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, तो मैं एक प्रश्न जो है कि इजी ले रहा हूं, एक टफ ले रहा हूं, जिससे आप जो है कि थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होकर अपने दिमाग को यूज करें और जो ह्यूमन एरर है उसको कम करें। अब देखिए दूसरा कथन है, यह सूचकांक वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। तीसरा कथन है, यह सूचकांक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन टास्क द्वारा जो है कि प्रदर्शित किया जाता है। अब आपको यह बताना है कि इसमें से असत्य कथन कौन कौन से हैं। फिर से कथनों को देख लीजिए, आप कथन डिसाइड कर लेंगे, उसका मतलब क्या है, अगर आपके कथन सही ऑप्ट किए हैं कि कौन से गलत हैं कौन से सही, तो आंसर तो क्या होगा, अपने आप जो नीचे विकल्प होगा उसमें से वही ढूंढ कर आप सही लगा देंगे। मेन है कि आखिर आप सही कथन और गलत कथन का पहचान कर पा रहे हैं कि नहीं, और वो भी श्योरिटी के साथ। ही नहीं कि तुक्का नहीं लगाना है, हमें तुक्के की आदत को वैज्ञानिक रूप में बनाना है। और वो कैसे कर सकते हैं, जब बार बार हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। खैर, पहला कथन जो देखें तो पहला जो कथन है कि 57 देशों और एवं यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण संबंधी उपायों का मूल्यांकन सूचकांक करता है, बिल्कुल सही है। अर्थात कि यह 57 देशों और यूरोपीय संघ के देश, जिसमें यूके भी इसमें शामिल है, कि आखिर ये जलवायु संरक्षण के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, इसका यह मूल्यांकन करता है। और यह जो देश हैं, यह विश्व के 90% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं, ये भी सही है। दूसरा कथन, यह सूचकांक वर्ष 2005 से जारी किया जाता है और यह सूचकांक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इस तरह से ये तीनों कथन सही हैं और हमें क्या करना था, असत्य कथन का चयन करना था। तो हम डिसाइड कर चुके हैं तीनों कथन क्या है, जो है कि यहां पर सत्य है, कोई भी कथन क्या है असत्य नहीं है। तो आंसर हम क्या करेंगे, तुरंत ऑप्ट कर देंगे डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है वो भी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक से ही है और बहुत प्यारा प्रश्न है। यह आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक बनाते समय निम्न में से किस कारक या फैक्टर या फिर जो है कि इसके जो आधार हैं उसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है, वेटेज किसका ज़्यादा है, यह आपको बताना है। और इजी है, काफ़ी इजी है अगर आपने इस सूचकांक के विषय में पढ़ा है। पहला है आपके पास ऑप्शन नवीकरणीय ऊर्जा, दूसरा है ऊर्जा उपयोग, तीसरा है जलवायु नीति, चौथा है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। तो अगर आपने ए विकल्प ऑप्ट किया है तो गलत है, बी किया है तो भी गलत है, सी किया है तो भी गलत है, क्योंकि आंसर क्या है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। इसको जो वेटेज दिया गया है 40% दिया गया है। अर्थात अगर 100 का सूचकांक है तो 40 अंक होंगे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के और बाकी तीनों के कितने होंगे, 20-20 अंक होंगे, 20-20% का वैल्यू दिया गया है। तो इस तरह से आंसर क्या होगा, डी। अगर आपने सूचकांक पढ़ा होगा तो काफी इजी प्रश्न है। अब थोड़ा सा एक अलग प्रकार का प्रश्न देखते हैं और यह है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। अब देखिए देश लिखे हुए हैं और उनके आगे उनकी रैंक लिखी है। अब यह आपको बताना है कि कौन सा रैंक गलत है, ये आपको बताना है। ईजी है, इसलिए ईजी है क्योंकि इस पर तो हम लोगों ने काफी डिटेल में बात की है। तो देखिए पहला है यूके का 5वां स्थान, डेनमार्क का 6वां स्थान, सी है नॉर्वे का 7वां स्थान और डी है भारत का 10वां स्थान। इजी है, थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो काफी आपके लिए आसान होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, इसमें लिखा है नॉर्वे का जो है कि 7वां स्थान, जबकि नॉर्वे का स्थान जो है कि 8वां है और जो 7वां स्थान है वह है मोरक्को का। तो अगर नॉर्वे की जगह मोरक्को होता तो ठीक होता, या फिर नॉर्वे जो लिखा है इसके आगे 8वां स्थान लिखा होता तो सही होता। अर्थात यहाँ पर क्या किया गया है, नॉर्वे का जो रैंक है गलत लिखा गया है। नॉर्वे का रैंक है इस प्रदर्शन सूचकांक में 8वां, यहाँ पे लिखा गया 7वां, और 7वां किसका है, मोरक्को का है, याद रखिएगा। तो आंसर होगा आपका सी, चूंकि आपको गलत विकल्प का चयन करना था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में निम्न में से किस देश की रैंकिंग सबसे खराब है। और आप इसको इसलिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है क्योंकि सबसे खराब हमने सुना था अमेरिका, है ना। जब भी हम क्या होता है पहला ही याद कर लेते हैं, लास्ट वाला याद कर, लेकिन हमने उसको हटा ही दिया है। अब आपको यह बताना है कि आखिर इन चारों में से सबसे खराब रैंक किसकी है। तो जब भी ऐसे रैंक को देखा करिए तो
पीछे से भी 3-4 देख लिया करिए और उसके बाद जो है कि आगे से तो आप जो है कि 3-4 जो भी नाम होते हैं ये देश होते हैं उसको आप याद करते हैं। तो दोनों तरफ से जो है कि अगर देशों की सूची देखेंगे तो ये आसान। तो अब आपके पास विकल्प क्या है? सऊदी अरब, ईरान, कनाडा और रूस। अब आप डिसाइड करिए, काफ़ी इजी है। आंसर इसका है सऊदी अरब। सऊदी अरब को जो रैंक दी गई है वो 60वां दिया गया है और जो आपका अमेरिका है उसको 61th रैंक दिया गया है और 60 रैंक इसकी है सऊदी अरब की। ईरान की जो रैंक है वो 59 है, कनाडा की रैंक है जो है वो 58 है और रूस की 52 है। तो अगर इसमें से सबसे खराब का चयन करना है तो कौन सा होगा? 60th पोजीशन वाला जो कि सऊदी अरब की है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यूनेप के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। दूसरा कथन, ओजोन संरक्षण संबंधित वियना समझौते में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तीसरा कथन, जीईएफ में यह यूएनडीपी एवं विश्व बैंक के साथ सहयोग देता है। अब आपको क्या करना है? उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। ए बी सी डी विकल्प दिए गए हैं, लेकिन पहले आप क्या करिए? इन कथनों पर विचार करिए और फिर अपना आंसर डिसाइड करिए। तो देखिए, पहला कथन जो है कि इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ये बिल्कुल क्या है? सही है। वहीं दूसरा जो है कि ओजोन संरक्षण से संबंधित वियना समझौते में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये भी सही है। आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुना होगा, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले इसका क्या किया गया था? विकास किया गया था, वियना समझौता किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा जो है कि जीईएफ में यूएनडीपी एवं विश्व बैंक के साथ यह जो है कि यूनेप भी सहयोग देता है, बिल्कुल सही है। तो यह जो आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड है ना, जीईएफ है, जिसमें क्या किया जाता है कि देश यह अपनी भागीदारी देते हैं, संस्थाएं अपनी भागीदारी देती हैं कि कैसे जो है कि हम एक फंड बनाकर विकासशील देशों को मदद पहुंचाएं, उन तक जो है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी पहुंचा सके। तो उसमें यूएनडीपी के साथ, विश्व बैंक के साथ यूनेप भी शामिल है। तो इस तरह से कथन क्या हुए? तीनों सही निकले और हमें चुनना था असत्य कथन। तो हमारा आंसर क्या होगा? एक कोई भी जो है कि असत्य कथन नहीं है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न रिपोर्ट्स पर आपको विचार करना है। देखिए, अब यहाँ पर जो है कि पहला है, एक कथन हटा देना है, ये रिपोर्ट्स है सिर्फ 1 2 3, ठीक है। पहला है वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, दूसरा जो रिपोर्ट्स है फ्रंटियर्स है, तीसरा है इन्वेस्ट टू हेल्दी प्लेनेट। ये 3 रिपोर्ट्स है। उपयुक्त रिपोर्ट्स में से किसका प्रकाशन यूनेप द्वारा किया जाता है, यह आपको बताना है। अर्थात यह जो रिपोर्ट है इनमें से किसका प्रकाशन यूनेप के द्वारा किया जाता है, बताना है। आपके पास विकल्प है कोई भी नहीं, बी है केवल एक, सी विकल्प है 2 और 3 और डी है सभी। तो आपके लिए क्या है कि ये वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, फ्रंटियर्स और इन्वेस्ट टू दी हेल्दी प्लेनेट, इनमें से कौन से रिपोर्ट का संबंध जो है कि यूनेप से है? तो आंसर आपने डिसाइड कर ही लिया होगा, काफ़ी इजी है। तो इसका जो आंसर है डी है सभी। अर्थात यह जो तीनों रिपोर्ट्स हैं, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स और इन्वेस्ट टू द हेल्दी प्लेनेट, ये तीनों के ओरिजिनल नाम है और इनका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? यूनेप के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए सभी हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में आपको क्या करना है? असत्य कथन का चयन करना है। पहला, वर्ष 2019 में लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। बी, वैश्विक उत्सर्जन 2019 में रिकॉर्ड जो है कि रिकॉर्ड 59.1 गीगाटन हो गया है। सी विकल्प जो है ओईसीडी देशों में उत्सर्जन की गति बढ़ी है। डी, वर्ष 2019 में वन अग्नि के कारण, अर्थात वनों में लगने वाली अग्नि के कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा। अब आपको यह बताना है कि उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में कौन सा जो है कि असत्य है। अपना इसमें विचार नहीं लगाना कि हाँ ये हो सकता है, ये जो रिपोर्ट की बात की गई है तो रिपोर्ट में जो होगा उसी को सही माना जाए। तो देखिए, एक एक करके कथनों के पर विचार करें तो आपने आंसर डिसाइड कर ही लिया होगा। तो पहला जो है कि वर्ष 2019 में लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। अर्थात 2017, 2018 और 2019 लगातार जो है कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन हुआ है। लेकिन जो उत्सर्जन में वृद्धि हुई है उसमें एक ट्रेंड चेंज आया। ट्रेंड ये आया है कि पहले ओईसीडी अर्थात आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसको समान शब्दों में कहें तो विकसित देशों में उत्सर्जन की गति
गति जहां पर ज़्यादा थी, अब क्या है वहां पे उत्सर्जन की गति कम हुई है, और जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें उत्सर्जन की गति बढ़ी है। और इसी के कारण वैश्विक उत्सर्जन 2019 में रिकॉर्ड 59.1 गीगाटन हो गया है। तो इस तरह से ए और बी सही निकल गए और जो सी विकल्प है गलत निकल गया, क्योंकि इसमें लिखा है कि ओईसीडी देशों में उत्सर्जन की गति बढ़ी। ओईसीडी देशों में नहीं बढ़ी है, गैर ओईसीडी समान शब्दों में कहें तो विकासशील जैसे भारत है, चाइना है, ब्राजील है, इन देशों में उत्सर्जन की गति बढ़ी है। और डी विकल्प बिल्कुल सही है कि 2019 में जो वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं उनके वजह से जो है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ा है। तो हमें चुनना था असत्य कथन, सी हमारा असत्य कथन होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के संदर्भ में आपको विचार करना है। चलिए, पहला कथन, भारत में वर्ष 2019 में 3.7 गीगाटन ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हुआ। दूसरा कथन, भारत चौथा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश है। तीसरा, भारत में प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन 2.7 टन है, जो अंतर्राष्ट्रीय औसत 6.8 टन प्रति व्यक्ति से बहुत कम है। अब आपको यह बताना है कि गलत कथन कौन सा है। विकल्प है केवल एक, केवल दो, केवल तीन और कोई नहीं। तो आप ऑप्शन बाद में डिसाइड करिएगा, पहले ये डिसाइड कीजिए कि आखिर कथन कौन से सही है कौन से नहीं। तो देखिए, भारत में वर्ष 2019 में 3.7 गीगाटन ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हुआ, बिल्कुल सही है। भारत जो है कि अगर देखा जाए तो आपके जो है कि चाइना, अमेरिका और फिर यूरोपीय संघ जिसके साथ यूके भी शामिल है, उसके बाद चौथा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है, बिल्कुल सही है। तीसरा जो है कि भारत में प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन 2.7 है, जो वैश्विक औसत या अंतर्राष्ट्रीय औसत 6.8 टन प्रति व्यक्ति से बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि चूंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, ओवरऑल हम उत्सर्जन भले ही ज़्यादा करते हैं लेकिन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन हम बहुत कम करते हैं हमारे तुलना में। मैंने आपको बताया था चाइना में कितना होता है, अमेरिका में कितना होता है। तो तीनों ही तो कथन क्या है, सही है। कथन कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर क्या होगा, कोई भी नहीं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है, भारत निम्न में से किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना का 65वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये आपको बताना है। दिसंबर जो है कि 2020 में भारत सरकार ने निम्न में से किसी एक देश के साथ अपनी जो है कि राजनयिक संबंधों की स्थापना की जो है कि 65वीं वर्षवीं जो है कि वर्षगांठ मनाया है या मना रहा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कजाकिस्तान, मंगोलिया, सऊदी अरब और UAE। तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा क्योंकि इस पर हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी। तो ये है आपका ऑप्शन जो है वह है मंगोलिया बी, अर्थात दिसंबर 1955 में रूस के बाद भारत दूसरा देश था जिसने मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। और इसी के कारण दोनों देशों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है और इसी के कारण भारत और मंगोलिया अपने राजनयिक संबंधों की 65वीं वर्षगांठ मना रहा है। अगला प्रश्न, जो कि वासन चार द्वीप के संबंध में असत्य कथन का आपको चयन करना है और चारों कथन आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए, पहला विकल्प, यह बांग्लादेश का नवीन अवसाद निर्मित द्वीप है। दूसरा, यह लगभग 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है और मुख्य भूमि से 60 किलोमीटर दूर है। सी विकल्प, यहां संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने 1 लाख रोहिंग्या के लिए आश्रय परियोजना के तहत निर्माण किया है। डी, यहाँ कॉक्स बाजार से लाकर रोहिंग्या शरणार्थियों को रखा जाएगा। अब आपको यह बताना है कि बासन चार द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन गलत लिखा है। इजी प्रश्न है, इसलिए इजी है क्योंकि बासन चार आइलैंड रोहिंग्या इशू काफ़ी अभी जो है कि चर्चा में बना हुआ। खैर चलिए, एक पहला विकल्प है ये बांग्लादेश का नवीन अवसाद निर्मित है, बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि जो बांग्लादेश में नदियां आती हैं, चाहे हमारे यहाँ से गंगा जाकर मिलती हो, ब्रह्मपुत्र मिलती हो, मेघना नदियाँ मिलती हो, तो ये जितनी नदियां वहाँ जाती हैं अवसाद लेके जाती हैं। इन्हीं अवसादों के धीरे धीरे एकत्रण से अवसाद के रूप में एक जो है कि बासन चार द्वीप का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही। ये 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है और लगभग मुख्य भूमि से 60 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, कॉक्स बाजार जहां पर लगभग 7 से 8 लाख जो है कि रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में है, इस कॉक्स बाजार के एरिया में, वहां से 1 लाख जो है कि शरणार्थियों को यहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन जो सी विकल्प है इसमें एक गलत लिखा हुआ है कि यहाँ संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने 1 लाख रोहिंग्या के लिए आश्रय परियोजना का निर्माण किया। नहीं, यह जो है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने नहीं किया है, यह खुद बांग्लादेश की सरकार ने किया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, इसका तो मानना
है कि बांग्लादेश यहाँ पर अगर शरणार्थियों को रख रहा है तो कई प्रकार की चुनौतियां हैं, क्योंकि बहुत सेफ नहीं है। उसने इस आश्रय परियोजना और यहाँ पर रोहिंग्या के रखे जाने के मुद्दे पर जो है कि अपनी चिंता प्रकट की। तो इस तरह से सी विकल्प गलत है, बाकी जितने विकल्प हैं सही हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मेघालय के संदर्भ में इस प्रश्न में थोड़ा सा एक करेक्शन आपको करना है। खैर, मेघालय कोयला उत्पादन के क्षेत्र में संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो असत्य जो कथन है वह है आपका जो है कि जो सी ऑप्शन है इसमें। तो पहला ऑप्शन सुन लीजिए कि यह यहाँ लगभग 576 मिलियन मीट्रिक टन कोयला भंडार है। बी विकल्प, यहाँ कोयला का निक्षेप अपेक्षाकृत सतह के करीब ही पाया जाता है। सी है, यहाँ रेड होल खनन बड़ी मात्रा पे होता है जिस पर एनजीटी ने लगी हुई अपनी रोक को हटा लिया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यह है कि यहाँ रेड होल खनन बड़ी मात्रा में होता है जिस पर एनजीटी ने लगी हुई रोक को हटा लिया है। इस विकल्प को इस रूप में पढ़ना है आपको। डी है, यहाँ 6वीं अनुसूची लागू होने के कारण व्यक्ति और समुदाय के स्तर पर कोयले का उत्पादन होता है। अब आप बताइए कि आखिर मेघालय कोयला उत्पादन क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं, क्योंकि प्रश्न में मुझसे मिस्टेक हुई है। वह है आपका सी। यहाँ पर ये जो अभी तक लिखे हुए हैं, अगर बिना करेक्शन के हम पढ़े तो चारों विकल्प सही हैं, लेकिन ये ओरिजिनल जो प्रश्न बनाया गया था उसमें यह लिखा था कि यहाँ रेड होल खनन बड़ी मात्रा में होता है जिस पर एनजीटी ने अभी रोक जो लगा रखी थी उसको हटा लिया है। हटाया नहीं, रोक लगी हुई है। रेड होल खनन यहाँ पे बड़ी मात्रा में होता है। रेड होल खनन का मतलब जैसे हमने बताया था, जैसे चूहे क्या करते हैं, बिल बनाते हैं, ठीक इसी तरह इंसान क्या करते हैं, बिल बनाते हुए एक जो है कि सकरा रास्ता बनाते हुए कोयले की सतह से कोयला अंदर नीचे से निकालते हैं। इसी को रेड होल खनन कहते हैं। काफ़ी यह जो है कि खतरनाक माना जाता है। कई बार मैंने आपको बताया था कि मजदूरों की मौत कर दब कर इसमें मौत हो जाती है, जैसा कि हमने 2018 के केसेस में भी देखा था। तो कई बार यहाँ पर घटनाएं होती रहती हैं, इसके कारण यहाँ पर एनजीटी ने रोक लगा रखा है। और यहाँ पर सही बात है, 576 मिलियन मीट्रिक टन कोयला है और अपेक्षाकृत ऊपरी सतह में पाया जाता है। इसीलिए इंसानों के द्वारा व्यक्तिगत रूप में खनन किया जाता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज नहीं करना पड़ता है, लेकिन है चुनौतीपूर्ण। और सही बात है, यहाँ 6वीं अनुसूची लागू है और 6वीं अनुसूची लागू होने की वजह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको कई प्रकार के अधिकार मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपका गलत जो ऑप्शन है वह था सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है लक्षद्वीप के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। तो लक्षद्वीप के संदर्भ में इसे हाल ही में संपूर्ण जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया। ए विकल्प। बी है, यह सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है जो 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसके अंतर्गत 36 द्वीप आते हैं। सी विकल्प। यहाँ 2017 से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी रासायनिक उर्वरकों का अति प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। डी विकल्प। अब लक्षद्वीप को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। अब आपको यह बताना है कि आखिर इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो आपका गलत है, उसी का आपको चयन कर लेना है और चयन करके क्या करना है, आपका आंसर वह मिल जाएगा। तो चलिए करिए चयन। तो इसमें से देखिए कि इसमें इसे हाल ही में संपूर्ण जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, वर्ष 2017 से ही जो है कि जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा था। यहाँ की सरकार ने रोक लगा दिया कि ना तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर है, सिंथेटिक जो फर्टिलाइजर, ना तो उनकी बिक्री होगी ना उपयोग होगा। और इसी के कारण लंबे समय से प्रयास करते करते यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को हटा दिया गया है। और इसी के कारण लक्षद्वीप ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह उनको यह टैग दे और इस तरह से मिल गया है। तो जो यह पहला संघ शासित क्षेत्र है जिसको संपूर्ण क्षेत्र को क्या मिला है, जैविक कृषि क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। सही बात है, 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, 32.56 है, लेकिन उसको 32 हम कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत 36 द्वीप आते हैं, भी सही है। ये सी जो विकल्प है गलत लिखा है कि यहाँ पर रसायनों का अति प्रयोग हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि रसायनों को प्रयोग को हटा ही दिया गया है। इसी के कारण तो इसको जैविक कृषि का क्षेत्र का स्टेटस प्राप्त हुआ है। और अब जो है कि लक्षद्वीप को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का लाभ में मिल पाएगा। स्वाभाविक है, यहाँ पर जो है कि जो नारियल की कृषि होती है उसको इससे क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है जो है म्युनिसिपल बॉन्ड के संदर्भ में आपको असत्य कथन का चयन करना है।
पहला जो विकल्प है यह निवेश के लिए आकर्षक होते हैं क्योंकि इस पर उच्च रिटर्न प्राप्त होता है। बी जो है कि हाल ही में लखनऊ नगर निगम ने 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया है। सी, इस बॉन्ड के माध्यम से अमरावती नगर निगम ने सर्वाधिक फंड प्राप्त किया है। ध्यान दीजिएगा, इस बॉन्ड के माध्यम से अमरावती नगर निगम ने सर्वाधिक फंड प्राप्त किया है। डी, इन्हें अमृत मिशन के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आपको यह बताना है कि आखिर म्युनिसिपल बॉन्ड के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। चारों कथन आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, एक एक करके हम बात करें। तो ये निवेश के लिए आकर्षक होते हैं क्योंकि इस पर उच्च रिटर्न प्राप्त होता नहीं। ये निवेश के लिए आकर्षक जरूर होते हैं लेकिन इसके पीछे कारण नहीं है कि उच्च रिटर्न, इसके पीछे कारण है सिक्योरिटी, क्योंकि यह जो है कि गवर्नमेंट के बॉन्ड है और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पे क्या होता है कि जो इंटरेस्ट है उसको प्रॉफिट का जो रेशियो है, रिटर्न जो है वो कम मिलता है, लेकिन पैसा क्या होता है सुरक्षित होता है। और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होता है रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। जबकि म्युनिसिपल बॉन्ड चूंकि गवर्नमेंट बॉन्ड का एक प्रकार है, इसमें उच्च रिटर्न नहीं मिलता, निम्न रिटर्न मिलता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क क्या होता है बिल्कुल न्यूनतम होता है, पैसा आपका नहीं डूबेगा। हाँ, आपको इस पर जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो जरूर कम होगा। तो इस तरह से पहला ही विकल्प क्या हुआ गलत लिखा हुआ है। और हाल ही में लखनऊ नगर निगम ने 200 करोड़ रुपए इससे प्राप्त किए हैं, बिल्कुल सही है। अमरावती, तीसरा है कि इस बॉन्ड के माध्यम से अमरावती नगर निगम ने सर्वाधिक प्राप्त किए हैं, बिल्कुल सही है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए अमरावती नगर निगम ने प्राप्त किए हैं। उसके बाद आता है 495 करोड़ रुपए के साथ जो है कि पुणे का स्थान जो सेकेंड स्तर पर है, और बाकी अन्य जो है कि राज्यों ने भी ऐसा ही प्राप्त किया है। लगभग 3600 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड इस तरह से किए जा सके हैं। और सही बात है इन्हें कि अमृत मिशन के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अमृत मिशन को क्या नाम है इसका पूरा, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यह जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर जो रिजुविनेशन है, जो नवीनीकरण के लिए फंड की आवश्यकता है, और इसी के कारण म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये भी सही है। तो आपका जो गलत विकल्प था, गलत कथन था, वह क्या था, ये था। आई होप आज के आपने प्रश्नों को एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।